नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले कुछ महीनों से हम आपके लिए विशेष श्रृंखला जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म, इसको आयोजित करते आ रहे हैं। और मित्रों, बताना चाहेंगे कि जल्द ही ये श्रृंखला समाप्त होने वाली है, लेकिन हम आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं संस्कृत पत्रकारिता का परिवर्तित स्वरूप। उम्मीद करते हैं कि पिछले लेक्चर्स की तरह आज का ये लेक्चर भी आप सभी के लिए लाभदायक होने वाला है। और बताना चाहेंगे कि इसके लिए यानी कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और संस्कृत पत्रकारिता का परिवर्तित स्वरूप, इस पर विशेष सामग्री प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इनके माध्यम से। तो डॉक्टर पंकज मिश्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। मित्रों, संस्कृत पत्रकारिता का परिवर्तित स्वरूप यह विषय है। विषय में ही एक स्पष्टता सी झलक रही है, लेकिन इससे पहले हमें परिवर्तन शब्द को समझना जरूरी है हमारे लिए। हम परिवर्तन कहते किसको हैं? सामान्य दो चार शब्दों में इंग्लिश में हम चेंजेस कह लेते हैं, आम लोग की भाषा में बदलाव कह देते हैं। लेकिन यह होता क्या है, इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं और उसी एक सिद्धांत पर फिर हम आगे संस्कृत पत्रकारिता में जो परिवर्तन देखे जा रहे हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। परिवर्तन को हम तीन ढंग से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो परिवर्तन वह है जो पहले था और आज नहीं है। दूसरे ढंग से यदि समझें तो जो पहले था आज भी है, लेकिन उसके प्रवर्तन और प्रस्तुति के तरीके भिन्न हो गए हैं। और तीसरी तरह से यदि हम सोचें तो यह कहें कि जो पहले था आज भी है, लेकिन जो आज है उसको सुलझा करके नए तरीके से सामने प्रस्तुत करना परिवर्तन है। और पांचवा है कि उन्हीं चीजों में, बल्कि चौथा, उन्हीं चीजों में कई और नई चीजों का समावेश कर दिया जाना। ये जो चार वस्तुतः हमने चर्चा की आपके सामने परिवर्तन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए, हम उसी स्वरूप को संस्कृत की पत्रकारिता में भी ढालने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि क्रमशः कि जिस तरह से वैज्ञानिक आविष्कार होते चले गए, हमारी आवश्यकता तो वही रही, लेकिन उन आविष्कारों का प्रभाव यह रहा कि हमारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति में कहीं ना कहीं साधन बदलते चले गए। उदाहरण के लिए यदि हम पत्रकारिता की बात करें तो आवश्यकता तो यह है कि नित्य नई सूचनाओं का आना जाना बना रहना, कहां कौन सी घटना घटी है हम उनसे अपने को एक साथ कर सकें। लेकिन जहां पहले यह केवल मुद्रण के माध्यम से हमारे पास आता था, आज वही कई अन्य तरीकों से आने शुरू हो गए। जो पहले केवल प्रिंट मीडिया मात्र का विषय होता था, आज वह दृश्य का विषय बन गया है। आज वह घर बैठे एक ही जगह पे सारे विश्व की सारी सूचनाओं को उसी क्षण प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के दास हो गए हैं। तो यह क्रमशः आने वाले परिवर्तन है। लेकिन जैसा मैंने शुरू से ही कहा, आवश्यकता वही है कि हमें मानसिक तुष्टि दे। हम इस परिवर्तन को दो रूप में और जानने की कोशिश करें कि अगर परिवर्तन है तो वो दो तरीके उसमें होते हैं। एक हम कहते हैं संख्यात्मक और एक है गुणात्मक। संख्यात्मक परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि जहां पहले 50 पत्र केवल प्रकाशित होते थे, आज वहां 500, 5000 की संख्या में पत्र प्रकाशित होने लगे, अलग अलग विधा के पत्र प्रकाशित होने लगे। हम इसे तो कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन, संख्यात्मक परिवर्तन। लेकिन जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, उस गुणात्मक परिवर्तन को जानने के लिए आवश्यक है कि जो संख्या है उन संख्याओं से युक्त पत्रों में विषय क्या दे रहे हैं, हम चर्चा किनको बना रहे हैं, किन किन चीजों को डाल रहे हैं। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे एक साक्षात्कार एक नई विधा है जो पत्रों में प्रायशः देखे जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले साक्षात्कार आदि मूल विषय नहीं होता था,
यह अखबार में या समाचार पत्रों में साक्षात्कार प्रमुख साधन नहीं था, प्रमुख विषय नहीं था। लेकिन आज आए दिन बल्कि प्रतिदिन हर पत्रिकाओं में आप किसी विशेषज्ञ का साक्षात्कार देखते हैं। तो ये एक नए तत्व का समावेश गुणात्मक अभिवृद्धि है, गुणात्मक परिवर्तन है। तो इस प्रकार अगर हम समग्र रूप से पत्रकारिता को देखने की कोशिश करें तो वहां पर संख्यात्मक पत्रकारिता के साथ साथ गुणात्मक पत्रकारिता में भी अभिवृद्धि देखी जाती है। यह तो यूनिवर्सल है, यह वैश्विक है। हम इसका संबंध संस्कृत के साथ देखने की कोशिश करेंगे और संस्कृत के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो परिवर्तन के नूतन प्रतिमान हमें दिखाए जा रहे हैं, मैं इससे पहले स्पष्ट कर दूं कि हम इस परिवर्तन में उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे जिनकी चर्चा बहुधा होती चली आई है, लेकिन जो नूतन प्रतिमान है उन प्रतिमान को हमें जरूर फोकस करना चाहिए। और वे तीनों नए प्रतिमान हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑडियो विजुअल। ये तीन आप देख पा रहे होंगे। जब हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया से तात्पर्य है हमारा अखबार आदि। जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो हम इसका संबंध कहीं ना कहीं कंप्यूटर आदि से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जब ऑडियो विजुअल की बात करते हैं तो इसका संबंध दूरदर्शन और दूरदर्शन से संबद्ध अन्य जो विभिन्न चैनल्स हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। क्षमा करेंगे जब बार बार हमें दूरदर्शन कहना होता है तो दूरदर्शन से अभिप्राय केवल और केवल वो चैनल जो दूरदर्शन के अधीन है, दूरदर्शन नाम से हमारे पास प्राप्त है, उनका बोध होता है। लेकिन दूरदर्शन की जगह पे अगर हम टेलीविजन की चर्चा कर लें, टेलीविजन चैनल्स कह लें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। और यह मेरा दूरदर्शन से अभिप्राय टेलीविजन चैनल से है। और ये तीनों परिवर्तन अर्थात जो प्रिंट मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या ऑडियो विजुअल में हो, इनका साक्षात संबंध, सीधा संबंध संस्कृत पत्रकारिता से है। और इसकी चर्चा करने मात्र से स्पष्ट है कि हम जब स्वतंत्रता प्राप्ति या स्वतंत्रता से पूर्व या जब भारत में पत्रकारिता का उदय हुआ है उस समय से लेकर के एक निश्चित कालावधि तक देखें तो पूरी पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता जगत में केवल और केवल प्रिंट मीडिया का वर्चस्व था। लेकिन धीरे धीरे जब से टेलीविजन का आविष्कार हुआ, जब से रेडियो का आविष्कार हुआ, इसमें हम एक नया परिवर्तन देखते चले गए। हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया में संस्कृत पत्रकारिता को किस रूप में आंका जाना चाहिए। हमने कई बार चर्चा की कि संस्कृत पत्रकारिता का उद्देश्य, जो प्रारंभिक उद्देश्य था, वह समाज सेवा। इसी प्रकार हमने यह भी चर्चा की कि स्वतंत्रता प्राप्ति में जो राष्ट्रवाद की गूंज है, राष्ट्रवाद का जो हुंकार है, इसको पैदा करने में संस्कृत पत्रकारिता की भूमिका थी। लेकिन एक नई विधा यह थी संस्कृत पत्रकारिता की कि उस समय जो कुछ नए साहित्य लिखे जा रहे थे या जो पुराने साहित्य थे वे प्रकाशित नहीं थे, तो इन दोनों नूतन साहित्य, नवीन साहित्य और प्राचीन साहित्य, इन दोनों को धारावाहिक रूप में प्रकाशित करना, ये इस पत्रकारिता का उद्देश्य था। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसके साथ साथ विचारोत्तेजक लेख भी उसमें समाविष्ट होते थे। मैं उदाहरण लेकर के बात करूं, एक बहुत बड़े संस्कृत के गद्यकार हुए हैं जिन्हें अभिनव बाण के नाम से जाना जाता है, अंबिका दत्त व्यास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ उनका एक समुदाय था, उनका एक वर्ग था, उनकी एक टोली थी, कार्य करते थे। उनका सुप्रसिद्ध उपन्यास, संस्कृत उपन्यास शिवराज विजयम, इनका प्रथम प्रकाशन संस्कृत चंद्रिका नामक संस्कृत पत्रिका में धारावाहिक रूप में हुआ था। तो ये जो प्रिंट मीडिया जब उस समय हमारे सामने संस्कृत पत्रकारिता थी, तो यहाँ पर इसी रूप में नूतन साहित्यों को धारावाहिक रूप में छापना, प्राचीन साहित्य के विषयों का विश्लेषण करके उनको प्रस्तुत करना और साथ में समसामयिक जो विचारोत्तेजक, जो उपयोगी, समाजोपयोगी लेख होते थे, उन लेखों को भी उसमें समाविष्ट किया जाना था। यह प्रिंट मीडिया में संस्कृत पत्रकारिता की भूमिका थी। हम इसे देख लें एक बार बिंदुशः कि संस्कृत पत्रकारिता के प्रारंभिक काल में पत्र पत्रिकाओं का प्राचीन एवं अर्वाचीन साहित्य का प्रकाशन होता था।
दो चार नाम हैं पत्रिकाओं के, जैसे संस्कृत रत्नाकर, सहृदया, संस्कृत चंद्रिका जिसकी हमने अभी चर्चा की शिवराज विजयम के क्रम में। ऐसी पत्रिका में नवीन साहित्य को नए तरीके से प्रकाशित किया जाता था। 1873 में लाहौर से जो मासिक संस्कृत पत्रकारिता थी विद्योदय, यह भी इसी प्रकार की पत्रिका थी। इसमें भी प्राचीन एवं अर्वाचीन ग्रंथों का प्रकाशन होता था और साथ ही सामाजिक व सांस्कृतिक विषयों से संबद्ध निबंध एवं लेख इसमें प्रकाशित किए जाते थे। तो यह प्रिंट मीडिया का स्वरूप था। इस स्वरूप में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितनी भी आज भी पत्रिकाएं आ रही हैं, चाहे वो संस्कृत विमर्श हो, चाहे वो देववाणी परिषद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका हो, चाहे संस्कृत प्रतिभा जो साहित्य अकादमी की पत्रिका है, या अन्य जितनी भी पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं में भी न्यूनान्यून इसी प्रकार प्रक्रिया चलती आ रही है। परिवर्तन वहां पर केवल मुद्रण का हुआ है। जहां पर पहले ऑफसेटिंग या कोई अन्य तरीके होते थे जिससे कि मुद्रण किया जाता था, वह आज सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया है। इसलिए उसे छपने में या उसमें अशुद्धि संशोधन में हमें सहायता मिल रही है। तो परिवर्तन इस रूप में है। जैसा मैंने परिवर्तन की व्याख्या की थी, तो उसमें यह ऐसा परिवर्तन है जो आत्मा वही है, लेकिन उस आत्मा को प्रस्तुति करने में कुछ नई सुविधाएं हमने प्राप्त कर ली है। तो इस रूप में परिवर्तन हम देख पा रहे हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर हम रिलेट करने की कोशिश करें तो इसको रेडियो से हम साक्षात जोड़ सकते हैं। और जैसे 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 हम रेडियो का नाम लेते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो हमारे सामने है, जिसे आकाशवाणी के नाम से सुना जाता है, जाना जाता है। आपने संस्कृत न्यूज जरूर सुना होगा, जबकि प्रारंभ ही होता है इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, या हिंदी में भी इसी तरह अगर हो तो ये आकाशवाणी है आदि आदि करके इस तरह की बातें प्रारंभ की जाती है। लेकिन इससे पूर्व जब तक रेडियो भारत में नहीं था, उससे पूर्व हम लोग, जब तक आकाशवाणी भारत में नहीं शुरू हुआ था, उससे पूर्व बीबीसी पे हम आधारित रहते थे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। उनकी खबरों से हम लोग अपने को खबर युक्त बनाते थे। लेकिन आकाशवाणी के बाद एक पूरा का पूरा परिवर्तन हम अपने सामने देख पा रहे हैं। पूरी की पूरी जो कह सकते हैं कि पत्रकारिता जगत में एक नया परिवर्तन देखा जाने लगा। एक नई इसने दिशा दी, पत्रकारिता के लिए एक विशिष्ट अवसर प्रदान किया। तो इस रूप में हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किस प्रकार हमें परिवर्तन करते हुए दिखाया। अब रही संस्कृत के क्षेत्र में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्या किया। संस्कृत के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्पष्ट है, पिछली भी चर्चा हो चुकी है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 25 या 27 वर्षों के बाद जब संस्कृत समाचार प्रारंभ हुआ तो वहां से एक नया परिवर्तन आया। पहले यह प्रारंभ में सुबह में 5 मिनट के लिए आता था, फिर उसे शाम में भी शुरू कर दिया गया और प्रतिदिन 2 बार संस्कृत में समाचार आने शुरू हुए। अब ये जो 2 बार समाचार आने शुरू हुए, इन्होंने युवाओं में एक उत्तेजना का स्वर फूंका। लोग आकर्षित हुए, युवजन आकर्षित हुए। पहले जहां 2-4 समाचार प्रवाचक होते थे, आज उसकी संख्या 10 से 20 तक के करीब में प्रवाचकों की हो गई है। तो इस प्रकार इन्होंने युवाओं को एक अवसर दिया जीविका का भी। इस रूप में परिवर्तन है। रही बात, जहां पहले यह 1 बार आता था, प्रसारण होता था, आज यह प्रतिदिन 2 बार प्रसारण होते हैं। प्रातःकाल 6:55 पे और सायंकाल 6:10 पे। तो और रही बात विषयों की, इनमें जो विषय पहले हम विषय स्वाभाविक रूप से जो संस्कृत के कोई कार्यक्रम हो, संस्कृत पर आधारित ज्यादा होते थे, लेकिन आज यह क्या है कि यह भी वैश्विक हो गया है, यह भी ग्लोबलाइज्ड हो गया है। यानी आप अमेरिका में बैठ कर के भी इस न्यूज को सुन सकते हैं। जब हम जाएंगे, इंटरनेट की बात करने के लिए जाएंगे, तो किस प्रकार वहां पे रेडियो आकाशवाणी का जो ये संस्कृत वार्ता है यह विद्यमान है, कैसे आप सुन सकते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आकाशवाणी के आने से संस्कृत पत्रकारिता को एक नई गति मिली, और ये ऐसी गति मिली
कि आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने वाले संस्कृत समाचार विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के लिए होमवर्क के रूप में दिया जाने लगा, क्योंकि इनकी भाषा इतनी सरल थी। मैं थी को थोड़ा सा परिवर्तित करके कह दूं कि इसकी भाषा इतनी सरल होती है कि सामान्य जन भी इसको समझ पाते हैं। इसीलिए विद्यालयों में बच्चों को होमवर्क के रूप में यह दिया जाता है कि कोई एक न्यूज़ लिख के ले आओ और उसे सुनाओ। संस्कृत को सीखने में इससे काफ़ी सहायता मिली। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि दृश्य और श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम ये वस्तुतः अनुवाद है, ऑडियो विजुअल जिसे कहते हैं। और ये अनुवाद भी इसलिए कि ये डायरेक्ट टेलीविजन की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि टेलीविजन में हम केवल श्रवण मात्र नहीं करते बल्कि देखते भी हैं। तो इसीलिए इसे दृश्य और श्रव्य ये नाम बनाया गया है। ये कहीं ऐसा डिक्शनरी में प्राप्त होने वाला शब्द नहीं है कि अगर आप टेलीविजन के लिए जाएं तो उसका अनुवाद आपको मिले दृश्य और श्रव्य, ऐसा नहीं है। बल्कि हम लोगों ने अपने मनोयोग से इस शब्द का निर्माण किया और तदनुसार टेलीविजन के लिए या दूरदर्शन के लिए या टेलीविजन और दूरदर्शन के कार्यक्रम के लिए दृश्य श्रव्य शब्द का प्रयोग किया। दूरदर्शन, दूरदर्शन के आने के बाद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसने प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो है इसको सबसे अधिक प्रभावित किया। लोगों को पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया इस दूरदर्शन की पत्रकारिता ने। क्यों? क्योंकि जो पत्रकार होते थे वे हमारे सामने आकर के अपने विचारों की अभिव्यक्ति देते थे। हमारे लिए वो एक आकर्षण का केंद्र बनता था कि अमुक व्यक्ति जो है अमुक जगह से अमुक वक्तव्य दे रहा है। तो इस प्रकार दूरदर्शन ने लोगों को आकर्षित किया। नित्य पहले सामान्य रूप से एक समय विशेष में समाचार आया करते थे। धीरे धीरे समाचारों की संख्या बढ़ती गई। फिर एक ऐसा रूप आया कि 24 घंटा 24/7 सारे के सारे न्यूज चैनल्स परिवर्तित हो गए। आप 24 के 24 घंटे हमेशा आप समाचार देख पाते हैं, देख सकते हैं। संस्कृत को भी इसमें स्थान मिला। मैं अब सविशेष दूरदर्शन की बात कर रहा हूं। दूरदर्शन के जो नेशनल चैनल हैं उस नेशनल चैनल पे तो पहले प्रसारित तो होते ही थे संस्कृत में समाचार, और उस समय समाचार 10 मिनट 15 मिनट तक भी सुनाए जाते रहे। धीरे धीरे उसके टाइम को फिक्स किया गया और आज भी प्रातःकाल 6:55 पे हम डेली संस्कृत समाचार देख और सुन पाते हैं। इसके बाद जो 24 आवर्स का जो चैनल प्रारंभ हुआ दूरदर्शन का, उसमें संस्कृत को और अधिक स्थान मिला। और अधिक स्थान मिलने का कारण क्या रहा कि संस्कृत के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा। जो दर्शक थे उनका दबाव बढ़ा कि संस्कृत के कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और संस्कृत के समाचार के समय को और अधिक बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से सप्ताह में 2 दिन संस्कृत वार्तावली इस नाम से पत्रिका प्रारंभ हुई, जो आधे घंटे की है, लाइव है। हम उसमें देख सकते हैं देश दुनिया की हर प्रकार की खबरें। हम उसमें संस्कृत में साक्षात्कार भी देख पाते हैं। उसमें एक नई विधा प्रारंभ हुई है कि कई पुराने गानों का संस्कृत में अनुवाद करके भेजने की विधा प्रारंभ हुई। तो इस रूप में परिवर्तन देखते गए, क्योंकि लोगों को आकर्षित करने के लिए यदि कार्यक्रम में कोई नूतनता लाई जाती है तो निस्संदेह क्या है कि वह पत्रकारिता की प्रतिद्वंद्विता को सहन करने में सक्षम है। और संस्कृत पत्रकारिता भी पूरी तरह से इस पे खरी उतरी। इसीलिए न केवल फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई समाचार की, बल्कि नियमित पत्रिका प्रारंभ की गई जिसमें आप हर प्रकार के कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो यह संस्कृत पत्रकारिता का क्रमशः हम परिवर्तित स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद वैद्युदाण्विक संचार माध्यम में संस्कृत पत्रकारिता, यद्यपि वैद्युदाण्विक शब्द एक बार पुनः इलेक्ट्रॉनिक का अनुवाद है, लेकिन इसमें सविशेष जो है हमने सूचना स्रोत के रूप में कंप्यूटर और इंटरनेट की बात की है। ई संस्कृत
पत्रकारिता की बात की है, ई संस्कृत पत्रिका की बात की है, और जो भी संस्कृत वेबसाइट्स एवं ब्लॉग्स हैं हम उनको फोकस कर रहे हैं। इसलिए इनको एक अलग पैकेजिंग दी गई है और इसको हम डायरेक्ट कंप्यूटर से रिलेट कर सकते हैं। कंप्यूटर जैसे कि अगर संस्कृत में प्रयोग करना चाहें तो हम लोग इसके लिए संगणक शब्द प्रयोग करते हैं, यद्यपि यह भी पूरी तरह से परिभाषित नहीं है, इसलिए कंप्यूटर शब्द को ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए, ये उचित होगा, क्योंकि संगणक कैलकुलेटर का भी अनुवाद होता है। इसी तरह इंटरनेट है। इंटरनेट के लिए इसी से शब्द निकाला अंतर्जाल। जो संस्कृत वाले बहुधा इंटरनेट के लिए प्रयोग करते हैं वो अंतर्जाल शब्द का प्रयोग करते हैं। और मित्रों, हमारे यहाँ संस्कृत में जाल की तो कमी है ही नहीं। एक जगह माहेश्वर का पाणिनि सूत्र है वो एक जगह जाल है, तो दूसरी जगह ये संसार ही माया जाल है। तो उसी रूप में ये जो इंटरनेट है यह भी एक प्रकार का जाल है। इसीलिए संस्कृत के विशेषज्ञों ने इस इंटरनेट शब्द का अनुवाद किया अंतर्जाल। लेकिन अभी मैं परिचर्चा के क्रम में केवल इंटरनेट शब्द का ही प्रयोग करूंगा ताकि एसोसिएशन बन पाए। अंतर्जाल शब्द से अर्थावबोध में कमी आएगी, इसलिए हम यहां पर केवल इसी का प्रयोग करेंगे। हम पाते हैं कि जो कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधाएं कंप्यूटर जगत में अन्य भाषा के पास उपलब्ध है, वो सारी सुविधा संस्कृत में कंप्यूटर में उपलब्ध है। मतलब क्या हुआ? हम आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के लिए भाषा कभी कोई व्यवधान नहीं है, और तो और संस्कृत के विषय में तो यह एक स्थापित मुहावरा है कि कंप्यूटर पे सर्वाधिक जो उपयोगी भाषा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए जो सर्वाधिक सफल भाषा मानी गई है वो संस्कृत को मानी गई है। और कोई जर्मन विद्वान थे ऋग्वेद, जिन्होंने ये सर्वप्रथम उद्घोषणा की थी, और यही कारण है कि नित्य प्रतिदिन हम पाते हैं कि संस्कृत को आधार बना करके कंप्यूटर पे कार्य होते चले आ रहे हैं। और कई बार तो आपने यह भी सुना होगा कि नासा में संस्कृत विशेषज्ञों को नियुक्ति दी गई है, उनको स्पेशल इनवाइटी के तौर पे बुलाया गया है ताकि नासा के जो वैज्ञानिक हैं वे इनका सदुपयोग कर सके, संस्कृत ज्ञान का, संस्कृत भाषा का सदुपयोग कर सके अपने विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए। तो ये कहना कि कंप्यूटर में संस्कृत की क्या स्थिति है या संस्कृत के लिए कंप्यूटर की क्या स्थिति है, यह अनिर्वचनीय नहीं है। लेकिन हमें जो देखना है, हमें देखने के लिए मूल विषय यहां पर क्या है कि कंप्यूटर की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो ब्लॉग्स हो, चाहे वो ई पत्रिका हो, चाहे वो ईमेलिंग थ्रू से सूचनाओं का आदान प्रदान हो, वो सारी की सारी सुविधा कंप्यूटर पे हम उपलब्ध पाते हैं। संस्कृत से आपको हजारों वेबसाइट्स मिलेंगे, हजारों ब्लॉग्स मिलेंगे। मैंने कुछ कलेक्शन किया है संस्कृत पत्रिकाओं के, संस्कृत ब्लॉग्स और संस्कृत वेबसाइट्स का, जिनकी सूची आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हम अभी दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आज जो ये हम कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धात्मक जगत है, जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनमें, संस्कृत से संबद्ध प्रतियोगिता परीक्षाएं, उनमें संस्कृत पत्रकारिता से संबद्ध कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसीलिए मेरा यह मानना है कि अगर इन सूचनाओं को एकत्रित कर लें आप, तो इनसे कई सारे प्रश्नों के समाधान आपका घर बैठे हो जाता है। आपने सुधर्मा संस्कृत पत्रिका का नाम सुना होगा। पिछले 40 वर्षों से ये नित्य निकलने वाली पत्रिका है। पत्रिका में नहीं कहूं, अखबार जिसे कहते हैं, ये अखबार है, डेली निकलने वाला दैनिक पत्र है सुधर्मा। यह सुधर्मा मुद्रित रूप में तो उपलब्ध है ही, उसकी कॉपी हम देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, हमारे पास है। लेकिन अगर इसको आप कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे जाकर के देखना चाहें तो आप पाएंगे कि sudharma.epapertoday.com पे आप सुधर्मा पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार जाह्नवी नाम की पत्रिका है जो मुंबई के रहने वाले विपिन कुमार झा जी के संपादन में है। आप देख पा रहे हैं कि इनका भी है http और जो भी journal.com, विज्ञान चिंतामणि, जम्बूद्वीप, ये कुछ ऐसी पत्रिकाएं हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। हमने संस्कृत न्यूज के लिए जो संस्कृत वार्ता है, इसे आप देख सकते हैं इस पे www.newsonair.com। फिर कई सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं और पत्रिकाएं हैं जिनको आप नीचे की सूची में देख सकते हैं। इसके साथ ही संस्कृत वेबसाइट्स एवं ब्लॉग्स,
इसकी एक लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट यानी मैंने यहां पर लगभग 30 ऐसे स्रोतों का निर्माण करके, स्रोतों को ढूंढ करके आपके सामने यह प्रस्तुत किया है, जिसमें हर प्रकार की पत्रिकाओं के नाम है। ये इसी प्रकार आप सूची देखते जाएं। याजुशी पत्रिका है, सभ्यंकर पत्रिका है, सत्य युगम पत्रिका है, निमित्तम है। तो ये सारे के सारे हम देख पा रहे हैं। संस्कृते है, संस्कृतम है, पाणिनीयम है। इन सब की सूचना यहाँ पर आपके सामने समुपलब्ध है और इसका उपयोग करके यदि आप चाहें तो घर बैठे इन सारी पत्रिकाओं को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हमने कभी यह चर्चा में बात लाई थी कि संस्कृत में सबसे बड़ी समस्या है कि हमें हाथ में वो पत्रिका उपलब्ध नहीं होती जिस पत्रिका को हम पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो लिस्टिंग है आपके सामने, जो सूची आपके सामने प्रदान की गई, अगर आप इस सूची को देखें तो आप घर बैठे एक दिन में 100 से अधिक संस्कृत पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, उनका उपयोग ले सकते हैं। तो ये क्रमशः जो हमने देखा कि किस रूप में संस्कृत पत्रकारिता में परिवर्तन आया है, जिसको आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। इसके आगे भी हम चर्चा में लाएंगे कि रिपोर्टाज हैं, साक्षात्कार हैं, ये कैसा रूप होता है, हम उनको चर्चा में लाएंगे। अभी आप लोगों का धन्यवाद। मित्रों, संस्कृत पत्रकारिता के परिवर्तित स्वरूप के अंतर्गत कुछ अन्य विषय हमारे सामने आते हैं, जिसमें फीचर है, रिपोर्टाज हैं और साक्षात्कार हैं। ये 3 ऐसे विषय हैं जो कि संस्कृत के लिए सर्वथा नवीन है, क्योंकि ये सारी की सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ बाहर से आयातित है। फीचर, जो कि अंग्रेजी का शब्द है, अगर संस्कृत में शब्दकोशीय अनुवाद हम देखें तो इसका अर्थ होता है रूपक, यानी संस्कृत में हम रूपकम शब्द प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर यह मानना है कि रूपक शब्द के प्रयोग करने से एक नया दोष उत्पन्न होता है, और वह दोष यह है कि नाट्य साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उन सबको रूपक कहा जाता है, बल्कि नाटक को ही रूपक कहा जाता है। इसलिए किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर रूपक शब्द का प्रयोग न करके केवल और केवल फीचर शब्द का प्रयोग किया है। और तदनुसार इस पारिभाषिक शब्दावली को अगर हम संस्कृत में प्रयोग में ले आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार का दोष देखा जाना चाहिए। अब आती है बातें, ये जो फीचर है, ये फीचर जो पत्रकारिता है, ये एक तरह से आधुनिक साहित्य का नूतन विकसित विधा है। मैंने पहले ही सूचना दी कि यह संस्कृत पत्रकारिता का मूल विषय नहीं है, लेकिन यह अखबार के लिए एक नित्य विषय सा बन गया है, जिसका प्रवेश संस्कृत पत्रकारिता में भी है। इसलिए हमारे लिए यह फीचर एक परिवर्तित संस्कृत पत्रकारिता के परिवर्तित स्वरूप का एक नियामक बनकर आता है। यह फीचर यथार्थ घटना पर आधारित होता है। इसके साथ ही इसमें ज्ञान, चमत्कार, जिज्ञासा, यथार्थ घटना, समसामयिकता आदि ऐसे कुछ विषय हैं जिनके संयोजन से, जिसके समायोजन से फीचर को तैयार किया जाता है और फीचर के प्रति लोगों का आकर्षण होता है। यह आकर्षण इस तरह का होता है कि मानो वो चित्र दर्शन सा आकर्षण है। हम अगर फीचर को देखें तो फीचर को समझने के लिए हम 3 तरह से देख सकते हैं कि फीचर के क्या क्या लक्षण हैं,
फीचर कितने प्रकार के हो सकते हैं, या फीचर की रचना प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फीचर यानी रूपक के लक्षण क्या क्या है। हम पाते हैं 8 बिंदु को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। रोचकता एवं मनोरंजकता, ज्ञानवर्धकता, चित्रात्मकता, स्पष्ट विश्लेषण एवं तथ्यात्मकता, जिज्ञासा, सत्यता, समसामयिकता, मानवीय भावना एवं स्वानुभूति परकता। अगर हमने रूपक के लक्षण के लिए इन 8 या 10 बिंदुओं का समावेश किया है तो इसका यह कतई अर्थ नहीं कि यह इदमित्थम है। ये 10 भी हो सकते हैं, ये 12-15 भी हो सकते हैं, क्योंकि विषय विविधता की दृष्टि से, विषय भिन्नता की दृष्टि से कई हो सकते हैं। हमने केवल उन मूल बिंदुओं को यहाँ फोकस किया है जो कि रूपक के सामान्य लक्षण देखे जाते हैं। हम जब रोचकता एवं मनोरंजकता की बात करते हैं तो स्पष्ट अर्थ यहाँ निकल कर आता है कि यह फीचर इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए जो रोचक हो और मनोरंजक हो, ड्राइनेस नहीं हो, शुष्कता की स्थिति इसमें परिलक्षित न हो। इसी प्रकार ज्ञानवर्धकता, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे लिए ज्ञान के स्रोत के रूप में ज्ञान की सामग्री को लेकर के आने वाला हो। जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट ज्ञान की बात कहना शुरू करे, बल्कि ज्ञान उसमें समाविष्ट ही इस तरीके से किया जाए कि जो रोचक हो, मनोरंजक हो, और उससे हम हंस की तरह निरक्षीर विवेकी बनते हुए दूध को निकाल लें और पानी को छोड़ दें। अर्थात जो हमारे ज्ञान का विषय होगा हम उसे ग्रहण करें, और जो ज्ञान का विषय नहीं है उसे हम छोड़ देते हैं। फिर है चित्रात्मकता। कई लेखकों की यह विशेषता होती है जो अपने लेखन के माध्यम से हमारे सामने चित्र उपस्थित कर देते हैं। यहां चित्रात्मकता के 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो शब्द चित्र उपस्थित करना। शब्द चित्र से मतलब है कि पूरी तरह से अनुप्रास या श्लेष या इस तरह से यमक आदि अलंकारों से युक्त नव पलाश पलाश वनम पुरस्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरई है। यहाँ पर शब्द चित्र है। हम इस शब्द चित्र की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उस चित्र की बात कर रहे जो श्रेष्ठ कवि अपने पद्यों के माध्यम से उपस्थित करते हैं। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में 7वां पद्य लिखते हुए एक बड़ा ही सुंदर चित्र का निर्माण किया है। जब राजा दुष्यंत हिरण का शिकार करने के लिए जा रहे हैं और हिरण कुलाचे भरते हुए जा रहा है, कभी आगे देख रहा है, कभी पीछे देख रहा है, कभी उसके मुंह से घास निकल रहे हैं, कभी वो कुलाचे भर के जंप कर रहा है, और उसके पीछे राजा दुष्यंत का जो रथ है वो दौड़ा चला आ रहा है। तो वो जो ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति संदने दत्त दृष्टि आदि जो ये पद्य है, इसके माध्यम से चित्र का निर्माण हम पाते हैं। यहां पर भी जब हम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उसमें एक चित्रात्मकता होती है जिसको पढ़ने से ही हमारे मन में एक चित्र बनने लगे और हम उनके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। स्पष्ट विश्लेषण एवं तथ्यात्मकता। स्पष्ट विश्लेषण, उलझा नहीं होना चाहिए, जिसको हम वेग कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। विरोधाभास नहीं होना चाहिए। ऐसी जो चीजें हैं, जो वस्तु जैसा है उसका उसी प्रकार सत्य और यथार्थ जो चित्रण है, यही है स्पष्ट विश्लेषण और तथ्य से परिपूर्ण होना। जिज्ञासा। जिज्ञासा देखिए, आजकल के जो हम धारावाहिक देखते हैं, वो धारावाहिक का हमारे मनोमस्तिष्क पर क्या प्रभाव है, क्या नहीं है, मैं उसका विश्लेषण नहीं करने जा रहा। लेकिन उसमें एक आप सदैव क्या बात देखेंगे कि जब जिस दिन वह धारावाहिक खत्म होता है, तो जिस जगह वो खत्म किया जाता है, समाप्त किया जाता है, और दूसरे दिन जहां से शुरू होगा, हमारे मन में एक ऐसी जिज्ञासा को छोड़ करके वो धारावाहिक को खत्म किया जाता है उस दिन कि अब आगे क्या होगा। और उसी उत्सुकता के वशीभूत हम दूसरे दिन भी अपने निर्धारित जो धारावाहिक है उसको देखने के लिए बैठते हैं। मतलब क्या है कि इस प्रकार का भाव आपके मन में उत्पन्न होना कि फिर क्या होगा उसके बाद, उस मनस्थिति में अपने को बनाए रखना, यही हमारी जिज्ञासा है। तो रिपोर्ट में इस प्रकार की जिज्ञासा के तत्वों का आधान जरूर होना चाहिए। सत्यता, वो तथ्य और स्पष्ट विश्लेषण के साथ ही चर्चा में आई। सत्य अर्थात घटना में किसी भी प्रकार की अतिरंजना नहीं हो, अतिशयोक्ति नहीं हो, अफवाह से युक्त नहीं हो। जो जैसी चीजें हैं, जो बातें जैसी है, उसकी पैकेजिंग सुंदर तरीके से करके रखना। आप पाएंगे, आप चॉकलेट खाते हैं
चॉकलेट भीतर वही रहता है, लेकिन उसकी पैकेजिंग इतनी सुंदर की जाती है कि हमारा आकर्षण और अधिक बढ़ता है। तो सत्य तो वो चॉकलेट है, पैकेजिंग जो है वो आकर्षण है। तो हम पत्रकारिता के क्षेत्र में जब रिपोर्ट का निर्माण करें, जब हम फीचर का निर्माण करें, तो उसमें वो सत्यता की धारा बहती रहनी चाहिए। समसामयिकता, ठीक है, अगर कंटेम्पररी वर्ल्ड से हम रिलेट कर सके तो उसका और भी अधिक है। अब आज की डेट में यदि हम कालिदास के लिए कोई हम निर्माण करें, फीचर का निर्माण करें, तो स्वाभाविक है कि जिस समय कालिदास हुए, अगर केवल उस समय की ही बातें यदि की जाए तो हमें नहीं लग रहा कि आज के युवाओं के लिए वो मनोरंजन का विषय बनेगा, आज के युवाओं के लिए आकर्षण का विषय बनेगा। लेकिन कालिदास की उन्हीं बातों को लिखते समय अगर हम आज के संदर्भ में जोड़ करके प्रस्तुत करते हैं तो उनकी समसामयिकता जो है, जो कंटेम्परेरीनेस जो है, वो स्थापित होती है और वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है। इसी तरह है मानवीय भावना और स्वानुभूति परकता। ये जो मानवीय भावनाएं हैं वो रसान्वेषण है उसमें, अर्थात हम उस फीचर को लिखते समय हमने रस का कितना सुंदर उपयोग किया है, किस प्रकार से रसास्वादन हम पाठक को करवा रहे हैं, यह उस पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम रूपक के ये लक्षण देख पाते हैं। फिर है रूपक के प्रकार। ध्यान रखेंगे, ये रूपक के प्रकार का मतलब ये नहीं है कि जैसे दो तरह के कुछ अन्य चीजें होती है, या दो प्रकार के रूपक होते हैं या तीन प्रकार के रूपक होते हैं। हमने यहां पर अपने मन को दौड़ाते हुए कुछ ऐसे बिंदुओं को निर्धारित करने का प्रयास किया है कि इन बिंदुओं को आधार बना करके फीचर का निर्माण किया जा सकता है। और तदनुसार ये जो है, ये हमारे सामने हमने रखा है, लगभग 14 हमने बिंदुएं आपके सामने रखी हैं। विशिष्ट घटना पर आधारित होना चाहिए, व्यक्तिपरक हो, सूचनात्मक हो, विश्लेषणात्मक हो, अनुसंधानपरक हो, समस्यामूलक हो, या राजनीतिक घटना पर आधारित हो। इसी प्रकार यह चिंतनात्मक हो सकता है, इसमें आंचलिकता का समावेश किया जा सकता है, व्यक्ति विशेष पर आधारित हो सकता है, किसी न किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति को आधार बना करके फीचर का निर्माण किया जा सकता है। कोई विशिष्ट यदि साहित्य है, जिस साहित्य ने समाज में क्रांति लाई है, हम उस साहित्य को आधार बना करके फीचर निर्माण कर सकते हैं। किसी का साक्षात्कार करके हम फीचर का निर्माण कर सकते हैं, या विज्ञापन की दुनिया से किसी विज्ञापन को लेकर के हम फीचर का निर्माण कर सकते हैं। मित्रों, जब इन 14 विषयों, ये हम प्रकार ना कहें बल्कि रूपक के विविध विषय कहें, कि जब हम इन विषयों की चर्चा करते हैं तो हम इसको कहते हैं स्कोप, हम इनको कहते हैं एरिया या क्षेत्र, कि हमें इन क्षेत्रों से अपने लिए फीचर बनाने का, फीचर निर्माण के लिए हम विषय को ढूंढ सकते हैं। इसलिए ये 14 ही ना समझें, ये 22 भी हो सकते हैं या कई ये असंख्य भी हो सकते हैं। जैसी मानसिकता है, जैसी हमारी रुचि होती है, उसी प्रकार की हमें मति बनानी चाहिए और उसी प्रकार फीचर को गति देनी चाहिए। तो ये है। अब 2-4 उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने चर्चा की थी कालिदास की, तो कालिदास पर अगर फीचर बनाया जाए तो उसे व्यक्ति विशेष की कोटि में रखा जाएगा। या इसी प्रकार हमने पिछले कुछ दिनों में खोजी पत्रकारिता की चर्चा की थी, अन्वेषणात्मक पत्रकारिता की चर्चा की थी। तो इस प्रकार के भी किसी गूढ़ विषय को आधार बना करके यदि हम फीचर निर्माण करते हैं तो उसे हम अनुसंधान की कोटि में रखते हैं। या यूं कहें कि आंचलिक, किसी क्षेत्र विशेष का जो रहन सहन है, वेशभूषा है, उन लोगों की आम जिंदगी कैसी है। हम आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष जो है विविधताओं और विषमताओं का देश है, इसलिए आंचलिकता की यहाँ पर न्यूनता नहीं है। हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र को फोकस करके उस क्षेत्र विशेष के आधार पर हम फीचर तैयार कर सकते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो इस रूप से यदि देखा जाए तो फीचर के इतने सारे विषय हो सकते हैं और तदनुरूप मनोयोग से हम फीचर तैयार कर सकते हैं। और ये सारे के सारे विषय संस्कृत पत्रकारिता में भली भांति समुपलब्ध है। जहाँ जिस किसी भी क्षेत्र से संस्कृत की निकलने वाली कोई पत्रिका है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी विशेष संदर्भ में फीचर आपको मिल ही जाएगा। रूपक की रचना प्रक्रिया, यानी जो फीचर है उस फीचर को हम अगर लिखना प्रारंभ करते हैं, उसके निर्माण का प्रारंभ करते हैं, तो हम उसे कैसे निर्माण में लाएं, हम किस मेथोडोलॉजी को प्रयोग में लाएं, उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों की चर्चा करें,
तो उसके लिए 3 स्टेजेस हो सकते हैं उसके, और ये 3 स्टेजेस हैं। जैसे पहला हम कहते हैं कि हम विषय चयन करते हैं, अर्थात अगर अभी जैसे हमने 14 बिंदुओं की चर्चा की लक्ष्य प्रकार के क्रम में, उनमें से कोई भी एक बिंदु लेकर के उससे संबद्ध विषय का हम निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आंचलिक ही लिखना हो, वैसे आंचलिक शब्द कहने मात्र से फणीश्वर नाथ रेणु जी की चर्चा आती है, जिनका प्रसिद्ध उपन्यास महिला आंचल जो है वो आंचलिकता का एक मानदंड है। तो अगर हम किसी प्रदेश, किसी अंचल को आधार बनाएं तो हम वहाँ की जो विविधता है, वहाँ की विषमता है, उसको विषय में परिवर्तित करके हम विषय चयन करते हैं। फिर उसके लिए सामग्री संकलन है, यानी हम उसमें किन किन बातों को दिखाना चाहते हैं, किन किन विषयों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, हम उसके लिए पहले शोध करते हैं। अलग अलग जाकर के अलग अलग लोगों से बात करना, उनकी रुचि को ध्यान में रखना, उनके पहनावा ओढ़ावा को ऑब्जर्व करना, फिर जाकर के हम मतलब उस सामग्री संकलन करके हम स्क्रिप्ट बनाते हैं। और इस स्क्रिप्ट बनाने के बाद फिर हम फीचर योजना की ओर बढ़ते हैं कि फीचर की योजना हम कैसे करें। जब हम फीचर योजना की बात करते हैं तो फीचर योजना के लिए भी हम इनके 3 रूप में इनको रख सकते हैं। एक आरंभिक भाग होता है, एक मध्य भाग होता है और एक अंतिम भाग होता है। आरंभिक भाग की जब हम चर्चा करते हैं तो निसंदेह जिसको हम ओपनिंग कहते हैं, अर्थात हम उद्घाटन कैसे करें, या तो किसी सुंदर आवाज में, किसी सुंदर स्टेटमेंट के माध्यम से उसे शुरू करते हैं, या जिसके विषय में हम बना रहे हैं उन्हीं विषय से संबद्ध कोई वाक्य है, किसी की आवाज़ है, किसी का स्वर है, किसी का कथन है, तो उनको लेकर के हम कार्य योजना को बढ़ाते हैं। कई कई सुंदर कविता से शुरू कर देते हैं, बैकग्राउंड में किसी गाना को चला करके हम शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम उसके आरंभिक भाग का निर्माण करते हैं, विस्तार करते हैं। मध्य भाग वस्तुतः किसी भी फीचर की आत्मा होती है, क्योंकि जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वह उसी मध्य भाग में समाविष्ट होता है, उसका समग्र विश्लेषण उसी मध्य भाग में होता है। और यह मध्य भाग जो है वस्तुतः ये विषय की व्याख्या करता है। हम इसमें मार्मिकता, कलात्मकता, जिज्ञासा, विश्वसनीयता, उत्तेजना, नाटकीयता आदि ऐसे भावों का समावेश करते हैं। और इस समावेश करने से, जिसको हमने शुरू से ही कहा कि उसमें एक आकर्षण उत्पन्न होता है, हमारी भावना उससे बंधती है, हमारी भावना उससे जुड़ती है और हम उस फीचर को ग्रहण कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। और अंत में है जिसको हम कह सकते हैं अंतिम भाग, अंत भाग जो निष्कर्ष का हिस्सा होता है। इस निष्कर्ष के हिस्से में हम जो बात सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी समीक्षा करते हैं, उस पर हम टिप्पणी करते हैं, हम कोई उस पर मूलभूत एक जो वैश्विक निष्कर्ष है उसको निकाल करके रखने का प्रयास करते हैं, या यूं कहें मोटा मोटी कि उसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम अंत में सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार ये फीचर की स्थिति बनती है। इसके साथ ही एक शब्द है रिपोर्टाज। वैसे इंग्लिश में रिपोर्ट्स कहते हैं, लेकिन रिपोर्टाज शब्द जो है ये पत्रकारिता जगत में सर्वथा विद्यमान है। हर जगह आप कहीं भी ये सुनेंगे तो रिपोर्टाज शब्द प्रयोग में लाया जाता है। यद्यपि इस शब्द से उर्दू, फारसी इस तरह की ध्वनि मिलती है, लेकिन यह शब्द जो है वह फ्रेंच जो है अर्थात फ्रांस की जो भाषा है उस भाषा से ग्रहण में लाया गया यह रिपोर्टाज शब्द है। अगर इसको हम देखें तो हम इसके कई सारे इसका अर्थ विवरण होता है, इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि ये व्याख्या है, आख्या है, आख्यायिका भी है। आप देखेंगे कि ये रिपोर्टाज गद्य लेखन की आधुनिक विधा है, मतलब गद्य को नए तरीके से प्रस्तुत करना है। और जैसे मैंने सूचना दी कि यह शब्द मूलतः फ्रांसीसी भाषा से आया, जिसका सामान्य अर्थ अगर हम हिंदी या संस्कृत के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो विवरण है, वृत्तांत है। हमने एक शब्द विशेष रखा है आख्यायिका। संस्कृत गद्य विधा में के दो भेद हैं, जिसमें एक है कथा और एक है आख्यायिका। हालांकि आख्यायिका जो कह सकते हैं कि बायोग्राफिकल होता है, इसलिए यह शब्द प्रयोग में लाना यहाँ कठिन है, यहाँ उचित नहीं है। लेकिन जो आख्यायिका है अर्थात किसी भी विषय को कहना, इसलिए मैंने आख्यायिका शब्द भी हमने यहाँ प्रयोग में लाया है। घटनाओं का यथातथ्य वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है
और यह सविशेष समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए लिखा जाता है। तो इस रूप में ये रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्टाज कह लें, ये है। और आपको एक आवश्यक, एक जो जरूरी इसमें सूचना जो है कि द्वितीय युद्ध, जो द्वितीय महायुद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उस द्वितीय विश्व युद्ध के काल में ये जो रिपोर्टाज, जो ये एक स्पेशल विधा है, ये वहाँ उस समय के साहित्य में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ था। और ख़ास करके रूसी और आंग्ल यानी अंग्रेजी भाषा के साहित्य में रिपोर्टाज लिखने का प्रचलन बहुत अधिक विद्यमान था। ये भी धीरे धीरे सारी भाषाओं का अंग बन गया है और लोगों ने सश्रम और प्रयास सहित संस्कृत में भी रिपोर्टाज लिखने का उपक्रम किया है। यह पहले नहीं था, अब चूंकि संस्कृत पत्रकारिता में भी है, इसलिए हम कहते हैं कि यह संस्कृत पत्रकारिता का परिवर्तित स्वरूप है। मित्रों, इस रिपोर्टाज के बाद एक नई और सुंदर विधा है, वह है साक्षात्कार, इंटरव्यूज, जिसे आम भाषा में कहते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति को सामने बिठाकर, चाहे एक हो या दो हो, और हम उनसे अलग अलग विषयों पर किसी न किसी रूप में चर्चा करते हैं और उनके माध्यम से हम लोगों को नई जानकारी देने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः यही साक्षात्कार का तरीका है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि आज की पत्रकारिता का यह एक अकाट्य अंग बन चुका है। आप पाएंगे कि या तो विदेश से कोई व्यक्ति अगर भारतवर्ष आता है, या कोई विशिष्ट विद्वान है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कोई बॉलीवुड और टॉलीवुड और जो भी फिल्मी जगत है वहाँ के कोई व्यक्ति हों, अर्थात जिसने समाज को, देश को, राष्ट्र को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया हो, तो ऐसे व्यक्ति जब हमारे सामने होते हैं तो उनके जीवन चरित्र को आधार बना करके उनसे दो चार प्रश्न पूछ करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। रही बात, साक्षात्कार जो है ये उस व्यक्ति के जीवन, उसके कर्तृत्व, उनकी रुचि क्या है, उनके विचार क्या है, उनका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है, आदि ऐसे ऐसे विषयों को आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण किया जाता है और उन प्रश्नों के आधार पर उनसे टिप्पणी ली जाती है, उनके विचार लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये साक्षात्कार का परिवर्धन होता है। हम देखते हैं कि साक्षात्कार के लिए भी कुछ नियम अवश्य होने चाहिए और इसी प्रकार साक्षात्कार के प्रकार भी अवश्य होने चाहिए। जहाँ तक साक्षात्कार के नियम की बातें हैं तो हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि जिनका साक्षात्कार लिया जाना हो उनके कार्यक्षेत्र तथा अभिरुचि के विषय में पहले ही सूचना एकत्रित हम कर लें। तात्पर्य क्या है कि जिस व्यक्ति का हम साक्षात्कार करते हैं, अगर उनके विषय में हमें कोई सूचना ही नहीं है तो हम उनसे प्रश्न क्या पूछेंगे। इसलिए उनके विषय में पहले ही सूचना एकत्रित कर ली जानी चाहिए। फिर है उस व्यक्ति विशेष से संबद्ध प्रश्नावली का निर्माण भी पहले ही कर लिया जाना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो कभी ना कभी संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। हम एक दूसरे को देखते रह जाते हैं क्योंकि प्रश्न हमारे मन से निकल कर आ ही नहीं रहे, वो भी मौन, हम भी मौन, तो वहां पर संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए पहले से ही प्रश्नावली, प्रश्नों का निर्माण कर लिया जाना चाहिए जो कि उस व्यक्ति विशेष से पूछा जाना है। उनसे मिलकर पहले ही उनसे मिलकर एक निश्चित तिथि, एक स्थान और समय आदि का निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। उनको पहले ही ये स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या है। अगर हम उनसे साक्षात्कार ले रहे हैं तो केवल इतना मात्र साक्षात्कार नहीं होता कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके पिता कौन थे, आपकी पत्नी कौन है, आपके बाल बच्चे कितने हैं, बल्कि उसके अंतर्गत कोई ना कोई विशिष्ट उद्देश्य तो होना चाहिए ना। तो वो चीज़ें हम पहले ही उनको बता दें कि सर हम आपसे जिस विषय पर परिचर्चा करेंगे उसका क्षेत्र ये हो सकता है, ताकि वो भी पहले से ही तैयार रहे। क्योंकि ये कोई क्विज नहीं है कि आपको 10 सेकंड का टाइम है और उसका शीघ्र जवाब देना है। यहाँ पर साक्षात्कार एक व्यक्ति विशेष को आप लेके चल रहे हैं। वो व्यक्ति विशेष जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यक्ति का आदर्श हो सकता है। तो उनमें आदर्श बनने के कौन से गुण हैं, उनको हमें निकालना होता, उद्घाटित करना होता है। इसलिए उनको पहले ही सूचना दे दी जानी चाहिए। जो आपत्तिजनक प्रश्न हैं वे कभी नहीं पूछे जाने चाहिए। जिनसे प्रश्न पूछा जा रहा है
वो प्रश्न सामान्य लोगों के समझ के योग्य हो, प्रश्नों में सामान्य जनों की भावना समाहित हो और साक्षात्कार के समय वातावरण कभी भी मनोमालिन्य वाला ना हो, वो प्रसन्नता से युक्त हो, हंसते खेलते अंदाज में हमें क्या है प्रश्न पूछने होते हैं। साक्षात्कार के क्रम में न तो जाति, ना ही धर्म, ना ही समुदाय, ना ही कोई व्यक्तिगत प्रश्न पूछे जाने चाहिए। और 10वां जो मेरा सजेशन है वो ये है कि साक्षात्कार के अंत में एक शिष्टाचार का परिपालन होना चाहिए, वो है धन्यवाद का, क्योंकि आपने उनसे उतना समय लिया और आपने उनसे ज्ञान बांटा है। तो ये साक्षात्कार के कुछ नियम हैं और कई ऐसे नियम तो प्रासंगिक होते हैं जो उस प्रसंग में हम उस समय वो नियम बना लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि साक्षात्कार के विविध प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। कई प्रकार हो सकते हैं। यहां भी पुनः बता दूं कि यहां पे प्रकार का मतलब ये नहीं है कि साक्षात्कार 2 प्रकार के होते हैं, ये कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए आप देखेंगे सूची में जो नाम है नीचे लिखा हुआ है आदि, ये कुछ भी और कई हो सकते हैं। ये मनोरंजन से संबद्ध हो सकते हैं, क्रीड़ा से संबद्ध हो सकते हैं, वाणिज्य से संबद्ध हो सकते हैं, पर्यावरण से संबद्ध हो सकते हैं, वातावरण से संबद्ध हो सकता है, आपराधिक विषयों से संबद्ध हो सकता है, वैदेशिक विषयों से संबद्ध हो सकता है, तकनीकी विषय से संबद्ध हो सकता है, विज्ञान हो, स्वास्थ्य हो, कला हो, फैशन हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, आर्थिक जगत हो, कृषि हो, शैक्षणिक हो, किसी को पारितोषिक मिला हो, किसी को सम्मान मिला हो, तो ये कई विषय हो सकते हैं। इसे साक्षात्कार के प्रकार न समझ के कि किन विषयों को आधार बना करके साक्षात्कार किया जाना है, उसके लिए एक विषय मात्र समझना चाहिए। तो इसलिए यहाँ जो बातें कही जा रही है, ये साक्षात्कार के इतने प्रकार है, विविध प्रकार है। इनमें से किसी भी एक विषय को आधार बना करके, किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का चयन करके, उस साक्षात्कार के नियमों का परिपालन करते हुए हम एक सुंदर साक्षात्कार का निर्माण कर सकते हैं। और चाहे वो पाठक हों या दर्शक हों, उनके लिए एक नई सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं। मित्रों, आए दिन मैं सविशेष जो वार्तावली दूरदर्शन पे है उसकी चर्चा करना चाहूँगा। हर वार्तावली में एक विशिष्ट व्यक्ति का साक्षात्कार उसमें आता है, वो भी इसी के अंतर्गत है। और इस विशेष उदाहरण के पीछे पुनः मेरी योजना यह है कि समय के साथ साथ संस्कृत पत्रकारिता में जिस प्रकार के परिवर्तन आए हैं, या समय के साथ साथ वैश्विक पत्रकारिता में जिस प्रकार के परिवर्तन आए हैं, उन सारे परिवर्तनों को सहजता, सरलता और विश्वास के साथ संस्कृत पत्रकारिता ने भी आत्मसात किया है। अर्थात बदलते समय, बदलते युग के साथ संस्कृत भी कदम से कदम मिला करके चलने में पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए इसमें भी पत्रकारिता के वे सारे रूप देखे जा सकते हैं, उन सारे रूपों को देखा जाना चाहिए जो आशा लोग अन्य विशिष्ट भाषा की पत्रकारिता के साथ करते हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि संस्कृत पत्रकारिता का जो परिवर्तित स्वरूप है, उनके जो भी संभावित बिंदु हो सकते हैं, जैसे फीचर्स की बात हमने की, हमने रिपोर्टाज की चर्चा की, हमने इंटरव्यूज की चर्चा की, या हमने इससे पहले जो वेबसाइट्स हैं, ई पत्रिकाएं हैं, ब्लॉग्स हैं, ये जो नए नित नूतन बनने वाले जो प्रतिमान हैं पत्रकारिता के, उन सब को हमने चर्चा में लाया और उन सब का अन्वेषण हमने संस्कृत जगत में भी करने का प्रयास किया। मुझे ये पूरी आशा है, मेरा विश्वास है कि ये कुछ जो विषय आपके सामने हैं, निस्संदेह आपकी पत्रकारिता को एक गति देगी। इसी एक उम्मीद के साथ आज मैं यहीं पे विश्राम लेता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र का भी, जिस तरह से उन्होंने एक बार फिर हमारे सामने इस विशेष चर्चा के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है। उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप सभी को आज फिर बहुत सी सामग्री उपलब्ध हुई होगी। हम यही चाहेंगे कि आपके कोई भी सुझाव हो, आपकी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया या प्रश्न हो तो आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। हमारी यही कोशिश रहती है कि आप सभी के लिए इन लेक्चर्स को हम YouTube पर अपलोड करें। बेसिक्स ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म में इस सीरीज़ के अंतर्गत जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं आप सभी के लिए YouTube पर अपलोड कर दिए गए हैं। इस लेक्चर को भी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा और हम यही चाहेंगे कि आप निरंतर
हमसे बात करते रहें, क्योंकि बात करने से बात बनती है। तो मित्रों, आपसे फिर कल मुलाकात होगी और बेसिक्स ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म इस श्रृंखला के अंतर्गत हम और चर्चा करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र के द्वारा। तो हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।